हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इरिगेशंस होता है, वो इरिगेशंस होता क्या है, ठीक है, और भारत में इरिगेशंस की क्या स्थिति है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जान लिया है। सो आज की हम क्लास में, कल तो हमने पानी क्या है, पानी के बारे में जाना था, पानी का क्या महत्व है, पानी होता क्या है, ठीक है। लेकिन आज हम ये जानने वाले हैं कि आखिर हम पौधों को पानी क्यों, मतलब किस विधियों से देते हैं, मतलब पौधों को पानी प्राप्त करने की या फसलों को जब हम पानी प्राप्त करवाते हैं कौन कौन सी विधियों से करवाते हैं, कौन कौन सी फसलों को किन किन विधियों से पानी प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है मैंने वो सिंचाई की विधियाँ। मैंने सिंचाई की विधियों को बहुत इजी वे में आपको समझाने की या कोशिश की है। आई होप, उम्मीद करूँगा आप बहुत अच्छे से इसको समझोगे, ठीक है। मैंने 5 पहले इरिगेशंस के मेथड्स को 5 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक आता है आपका सरफेस, एक आता है आपका सब सरफेस, एक आता है आपका वायवीय, एक आता है माइक्रो इरिगेशंस और एक अन्य मेथड्स हैं जो आर्टिफिशियल, जो आधुनिक रूप में काम लिए जाते हैं। 5 विधियाँ हैं, ठीक है। सरफेस विधि यानी कि सतही सिंचाई। सतही सिंचाई का मतलब होता है, देखो ये 2 विधियाँ थोड़ी अलग हैं, ठीक है। वायवीय सिंचाई में आपका फुहारा आ गया, सूक्ष्म में है वो ड्रिप इरिगेशंस आ गया। लेकिन सतही और अधोसतही का मतलब सीधा समझो। सतही का मतलब है कि ये ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर हम पानी किन किन विधियों से दे सकते हैं, और अधोसतही का मतलब है कि हम ज़मीन में मतलब नालियाँ खोद कर उनमें से पाइप निकाल कर पौधों को कैसे पानी प्राप्त करवा सकते हैं, वो हमारी होती हैं अधोसतही सिंचाई विधि, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं सतही सिंचाई विधि के बारे में, ठीक है। सतही सिंचाई विधि, देखो सिंचाई को 5 भागों में, सिंचाई की विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखना ध्यान क्या कारण रखना है कि हमने भाई सिंचाई की विधियों को कितने भागों में बांटा, 5। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस इरिगेशन यानी कि सतही सिंचाई की विधि। सतही सिंचाई की विधि को या मैंने 7 भागों में डिवाइड किया है। वो आपकी एक पहली विधि है बाढ़ प्रवाह, उत्प्लावन, फ्लड इरिगेशन, ठीक है। बाढ़ प्रवाह मतलब पानी खेत में ऐसे देते हैं कि एक बाढ़ की तरह, बाढ़ आती है तो क्या करते हैं, कोई क्यारी वगैरह कुछ नहीं होती ना, सीधा पानी जाता है, तो वही क्या होती है आपकी बाढ़ प्रवाह या उत्प्लावन, फ्लड इरिगेशन होता है। अगली बात करूँ मैं क्यारी विधि या चेक बेसिन्स के बारे में, तो चेक बेसिन्स मतलब क्यारियाँ बना दी जाती हैं, अलग अलग कैसी क्यारियाँ बनाई जाती हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सारा विधि, बॉर्डर स्ट्रिप विधि, अलग अलग बॉर्डर बना दी जाते हैं, उनके बीच में से पानी निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में थाला विधि, मतलब एक पेड़ यहाँ लगा दिया, दूसरे पेड़ में थाला विधि ज़्यादातर गार्डन में यूज़ ली जाती है, ठीक है। यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे तक कैसे एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बना दी जाती है, उससे पानी आगे तक कैसे पहुँचा सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं गहरी कुंड नाली या डीप फ्लो ट्रेंच मेथड्स कहते हैं, ठीक है। थोड़ी गहरी मतलब नाली बना दी जाती हैं जिसके माध्यम से पानी को आगे 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 ऐसे लंबी नाली बना दी जाती है जिसके माध्यम से पानी को आगे गुजारा जाता है या फसलों को पानी प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद में सर्ज विधि और टाइफन विधि, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट विधि हैं, वो लास्ट में अलग से बताएंगे सर्ज क्या होती है, ठीक है। वो मतलब ऑन ऑफ का सिस्टम होता है, आपने यहाँ से बंद किया आगे पानी जाएगा, जहाँ से ज़रूरत होती है वहीं इसको पानी मतलब खोल देते हैं। उसके बाद में ये विधि थोड़ी आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम पहली विधि के बारे में आते हैं, वो हमारी विधि है, सबसे पहले है बाढ़ फ्लडिंग विधि। बहुत अच्छे से विधि डायग्राम आपको मैं समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। नोट्स हैं, मैं आपका चैप्टर पूरा होते ही आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा, और बाकी के नोट्स में टाइम टू टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं और आपके पास में नोट्स में भी सारे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लडिंग के बारे में या फ्लड इरिगेशन के बारे में, बाढ़ विधि के बारे में, उत्प्लावन विधि भी इसे कह सकते हैं। तो खेत में किसी भी प्रकार की क्यारी नहीं बनाई जाती, वही मैंने आपको पहले बताया, सीधा पानी को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। वो क्या हो गया आपका मतलब फ्लड इरिगेशन हो गया, खेत में पानी को खुला छोड़ दिया जाता है। ये अवैज्ञानिक विधि है, यानी कि इसमें कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं लगता है, पानी को सीधा बहा दिया। ये तो कोई भाई हर कोई बहा सकता है ना, इसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत थोड़ी है, ये कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, विज्ञानों के द्वारा नहीं बनाई जाती है। जैसे हमारा मतलब क्या बताऊँ, पहले के टाइम में याद करो, दादाजी पापा जी से पहले की पीढ़ी थी, वो पानियों को कुछ नहीं समझते उस टाइम। देखो पहले क्या था
कि जब पानी था नहीं एक टाइम में, ठीक है, जब से पानी सही से इस्तेमाल करने लगे फसलों को, तो उस टाइम पानी अधिक होता था तो पानी ऐसे ही बहा देती थी। जब से पानी का सही से इस्तेमाल हुआ उस टाइम पानी था, लेकिन जब से भी साइंटिफिक मेथड्स आ रहा है तो पानी का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, वो आप खुद समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी सिंचाई दक्षता सबसे कम होती है, क्योंकि पानी को भाई खुला छोड़ दिया तो सिंचाई दक्षता कहाँ से आएगी, पानी तो खुला जा रहा है ना। तो इसकी सिंचाई दक्षता याद रखना, अगर पूछे तो 28 से 35% ही इसकी सिंचाई दक्षता होती है। धान में जूट की सिंचाई में उपयुक्त है, क्योंकि आपको पता है कि धान की खेती होती है उसके लिए पानी की कितनी ज़रूरत होती है, हमेशा पानी खुला छोड़ा जाता है, ठीक है। और जूट की खेती करते हैं तो उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है। तो इन मतलब फसलों के लिए ये विधि है वो उपयुक्त है। हाँ, साइंटिफिक विधि नहीं है, लेकिन इन फसलों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें पानी की नीड ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सस्ती विधि है, सस्ती है भाई, इसमें कोई ज़रूरत किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती है, सीधा पानी खेत में बहाना पड़ता है, ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना तो कोई मतलब ऐसे साधनों का हमें खर्चा करना पड़ा जिससे हमारी जो सिंचाई में जितने भी जो खर्चे आते हैं, ठीक है, जैसे हम ट्रैक्टर से पहले खेत को तैयार करते हैं, क्यारियाँ बनाती हैं, वो खर्चा नहीं लगा। दूसरा हम पंप सेट वगैरह लाते हैं, वो भी नहीं, सीधा सीधा खेत में पानी छोड़ दिया, एक लेबर का खर्चा नहीं लगा। तो हम खुदा मतलब सीधा माइंड से सोच सकते हैं ये क्या है, वो विदाउट कॉस्ट यानी बिना खर्चीली विधि है, ठीक है। यह विधि यहाँ पर वहाँ पर उपयोगी है देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जहाँ पानी की मात्रा जो हमारे पहले टाइम में जब से पानी का इस्तेमाल फसलों के रूप में किया जाने लगा तब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें पानी को बहा देते थे, ठीक है। तो यह विधि उसी एरिए में सूटेबल है जहाँ पानी की मात्रा बहुत अधिक है, पानी अधिक है, तो वहाँ विधि ये उपयुक्त है। राजस्थान वाले इस विधि का ज़्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि जो भी क्या बताएं आज की कंडीशन है उससे बहुत बेहतर समस्या आपके साथ में बन सकती है, ठीक है। अगली विधि के बारे में बात करता हूँ तो वो आपकी आती है, यही विधि चल रही है, उसको अगला पॉइंट है कि यह विधि वहाँ पर उपयोगी है जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। लवणीय मृदाओं में सुधार के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि है। देखो क्या होता है कि साल्ट होते हैं वो ऊपर जम जाते हैं, लेकिन जब आप पानी छोड़ देते हैं तो आपने कभी कभार देखा है कि जहाँ जिस खेत में साल्ट ज़्यादा होते हैं, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप खुला पानी छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है साल्ट होते हैं, साल्ट का एक्युमुलेशन होता है, साल्ट नीचे चले जाते हैं। तो ये बहुत उपयोगी विधि है। जहाँ लवण होते हैं, लवणों को दूर करने के लिए या लवणों को दूर भगाने के लिए एकदम थोड़ा नेचुरल टाइप की सॉइल मतलब न्यूट्रल टाइप की सॉइल बनाने के लिए ये मेथड्स है वो सक्सेसफुल है। अब देखो सिंचाई दक्षता कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। सिंचाई दक्षता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जड़ क्षेत्र में उपलब्ध जल मतलब रूट जोन में कितना जड़ मतलब वाटर कितना अवेलेबल है रूट जोन में, ठीक है, उसको डिवाइड करो। सिंचाई में दिया गया कुल मतलब मान लो भाई 50 टोटल जड़ क्षेत्र में उपलब्ध जल है, ठीक है। सिंचाई में कितना जल दिया आपने, 100 लीटर 50 लीटर जड़ में उपलब्ध है, मल्टीप्लाई 100 से करो तो आपकी सिंचाई दक्षता निकल कर आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये निकल जाएगा। लिख लेना, रूट जोन में 50 लीटर पानी अवेलेबल है और कुल पानी 100 लीटर दिया गया है, तो सिंचाई दक्षता कितनी होती है, तो 50/100 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपकी सिंचाई दक्षता आ जाएगी। अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को पूछना, ये क्वेश्चंस आपको करना है। मैंने फॉर्मूला दे दिया है आपको, क्वेश्चंस मैंने सोचा था आपको देंगे अगर आप कुछ अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये था आपका फ्लड इरिगेशन बहुत अच्छे से, कुछ नहीं करना, 2-3 लाइनें याद रखो कि कौन सी विधि अवैज्ञानिक है, जूट धान के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है, लवणीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको वही ऐड किए, फालतू कचरा पढ़ने के लिए कॉम्पिटेटिव में ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बीएससी में जाने पर ये बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें कॉम्पिटेटिव फाइट करना है तो उसके लिए इतना भी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ वो पॉइंट पढ़ने हैं जो 100% एग्ज़ाम में आते हैं, आए हुए हैं, आगे भी आएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नंबर 2 मेथड्स के बारे में, तो क्यारी विधि, ठीक है। देखो इसका डायग्राम आपने देख लिया होगा, मे बी ये डायग्राम देख लो आप, इरिगेशन, एक सेकंड, ये डायग्राम है आपका, सीधा पानी छोड़ दिया जाता है खेत में पाइपों से, आप देख सकते हैं पाइपों से सीधा पानी है वो खेत में जा रहा है, क्लियर है। अगला देखो, ये है आपकी क्यारी विधि, अलग अलग कितनी अच्छी सी क्यारियाँ बनाई गई हैं जिसमें पानी जा रहा है, ठीक है। तो देखो दोस्त क्या है कि यह विधि सिंचाई की सर्वाधिक प्रचलित विधि है, परंतु राजस्थान में पानी की कमी के कारण क्यारी विधि केवल नहरी क्षेत्रों में, यानी कि नहरी क्षेत्र जहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में ही क्यारियाँ विधि अपनाई जाती हैं। हर जगह जहाँ फव्वारा से सिंचाई होती है उसमें क्यारियाँ वगैरह अवेलेबल हम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है।
सो हम बात कर रहे थे क्यारी विधि के बारे में, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्यारी विधि में हमने देख लिया था क्यारी उन स्थानों पर बनाई जाती हैं जहाँ पानी की प्रचलित मतलब पानी है वो पूर्ण रूप से पौधों को मिल सके, अच्छा पानी हो, उन स्थानों पर हम क्यारी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। राजस्थान में पानी की कमी के कारण हम क्यारी विधि प्रयोग नहीं ला सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन स्थानों पर पानी है उन स्थानों पर हम क्यारी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो गेहूँ और मूँगफली की फसल के लिए क्यारी विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है, ठीक है। लेकिन गुजरात में मूंगफली की फसल ज़्यादा होती है। हालांकि मूंगफली भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, तो उनमें अलग अलग टाइप्स होता है। हाँ, थोड़ा हार्वेस्टिंग टाइम में प्रॉब्लम होता है, लेकिन माना जाता है कि हाई प्रोडक्शंस के लिए अगर क्यारी विधि बनाकर आप किसी का प्रोडक्शंस का मतलब उत्पादन ले रहे हो तो उसका उत्पादन अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि पौधों को जिस प्रकार मतलब जिस जलमांग की ज़रूरत होती है वो पूर्ण रूप से पौधों को मिल जाती है, ठीक है। तो राजस्थान में ये सक्सेसफुल विधि है नहीं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि 2 से 3% ढलान वाली मृदाओं में सिंचाई की जाती है, ठीक। एक देखो इसमें होता क्या है, सबसे क्वेश्चंस पूछेगा कि निम्न में से कौन सा क्यारी विधि का डिसएडवांटेज है, ठीक है, मतलब दोष कौन सा है क्यारी विधि का। तो उसमें सीधी बात आएगी कि इनमें भाई एक तो हमारा खेत की ज़मीन है जिसमें हम मेड़ बनाते हैं, तो जब हम मेड़ बनाते हैं तो ज़मीन है वो ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे श्रमिक यानी कि लेबर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड्स के बारे में। तो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा सतही सिंचाई का तीसरा मेथड है सीमांत पट्टी या वाटर स्टेप मेथड। सीमांत पट्टी का मतलब देखो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक पट्टियों के रूप में क्यारियाँ बना जाती है जिसमें सीधा पानी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये लंबी लंबी क्यारियाँ बना दी जाती है, स्ट्रिप मेथड पतली। इसमें लिखा है कि ये विधि चारागाह की सिंचाई के लिए अधिक उपयुक्त है। इस विधि में खेत में छोटी छोटी मेड़ों द्वारा अनेक पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। ये विधि बालू मृदाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? आप समझो, बालू मृदाएँ होती हैं जिसमें पट्टियाँ आसानी से बनती नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी होती है वो आपस में मतलब दूर दूर तक ढह जाती है, ठीक है। उसकी वजह से हम क्यारी अच्छे से बना नहीं पाते हैं, यानी कि पानी के साथ में होती है वो मिट्टी बह जाती है, तो क्यारी सक्सेसफुल नहीं होती है। इसलिए ये बालू मिट्टी में उपयुक्त या यूजफुल मेथड्स नहीं माना जाता है। सीधा सा ध्यान रखना, सीमांत पट्टी या वाटर स्टेप मेथड में होता क्या है, चारागाह सिंचाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है और सीधी मतलब बहुत सारी पट्टियाँ बना दी जाती है जिसमें पानी को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं रिंग बेसिन के बारे में या थाला विधि के बारे में। तो देखो रिंग, इसका मतलब ये है कि पौधे का जो तना होता है उसको पानी नहीं मिल पाता है और तने के पास में पानी मिल जाता है, क्योंकि देखो एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। एक पौधे से दूसरे पौधे तक जब पानी हम पहुंचाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक यहाँ पेड़ लगा है और अगला पेड़ है, तो आपको पता है ना भाई, एक थाला बनाया जाता है, ठीक है, थाला विधि बोलते हैं। तो उस थाले के अंदर हम पानी देते हैं, उसी से ही आगे सीधा जड़ तक पहुँचता है, क्योंकि थाला बहुत बड़ा होता है जब प्लांट होता है तो, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि गार्डन में इनका प्रयोग किया जाता है, तो थाले में पानी दिया, फिर उसी से ही एक इसको जैसे सीधा समझो यहाँ पर एक प्लांट लगाया गया है, यहाँ थाला बनाया गया है, यानी कि रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाई गई, ठीक है। यहाँ से आपने पानी छोड़ा, इसके अंदर पानी गया, जैसे ही ये भरा अगले में पानी चला गया, ऐसे ऐसे आगे ऐसा टी बैंड्स वगैरह ऐसे लगाकर, टी बैंड्स मतलब उसी से ही आगे नालियों को खोल दिया जाता है। जैसे जैसे एक रिंग भरती गई वैसे वैसे अगली रिंग तक पानी पहुँचता जाता है। क्लियर है? अब हम बात कर, ये देखो इसमें आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो पानी कैसे भरता है, एक में गया ये भर गया, उसमें दूसरे, मतलब है कि रूट जोन में पानी चला जाता है। जितनी भी जो तने में लगने वाली बीमारियां होती हैं तो उन बीमारियों से इस विधि से बचा जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक मतलब ऐसी ज़मीन में खेती की गई है जहाँ थाले अच्छे से गार्डन तैयार किया गया, मतलब 5-7 मीटर तक, 5-7 मीटर में किसी की दूरी होती है। आप पढ़ो ना हॉर्टिकल्चर में कि इस प्लांट की इतनी दूरी होती है। तो इसमें आगे मैं थोड़ी चीज़ें समझने वाली है तो वो समझ लेना कि इस विधि में तने का संपर्क सीधा जल से नहीं होता है, तथा मतलब जल तने से कुछ दूर गोले में एकत्रित, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जिसमें वृक्ष का तना अधिक नमी में होने वाली व्याधियों से सुरक्षित रहता है। जहाँ दीप संयंत्र स्थापित करना संभव नहीं है उन स्थानों पर फल वृक्षों में सिंचाई की प्रमुख विधि है। देखो दीप संयंत्र का मतलब है कि आप भाई जहाँ पर आपको बिजली वगैरह नहीं मिल पा रही है, ठीक है, आपको कोई जैसे पंप सेट वगैरह चलाने के लिए भाई बिजली की नीड होती है, उसमें नहीं होता,
इसमें क्या करते हैं आप, सीधा पानी अगर छोड़ दिया तो आगे से आगे जाता रहेगा, इसमें प्रेशर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने एक प्लान ज़मीन करके उसके अंदर आपने थाले बनाए हैं, रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाकर प्लांट्स को लगाए हैं, तो उसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, संयंत्र की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी जगह पर इन विधियों का हम यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सबसे उपयुक्त हॉर्टिकल्चर का जो गार्डन तैयार करते हैं, ये गार्डन में सबसे उपयुक्त इनमें माने जाते हैं, तो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है वो आपकी रिंग बेसिन होती है। ठीक है, तो ये रिंग बेसिन थी, आगे हॉर्टिकल्चर में थोड़ा पढ़ेंगे तो उस टाइम डिटेल में जान लेना है। इट इज़ क्लियर हो गया ये बात, आई होप आप इसमें कोई मतलब डाउट है नहीं। ठीक है, अगली मैं बात करता हूँ नंबर 5 मेथड्स। बेसिकली हमारी सतही सिंचाई के 5 ही मेथड है, लेकिन 2 मेथड्स मैंने आपको और एक्स्ट्रा एडवांस में बताए हैं, ताकि कभी कभार जब कहते हैं ना किस्मत ख़राब आते हैं तो ऊँट पे जो बेटा आदमी होता है उसको भी कुत्ता काट लेता है। ठीक है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतना डीप तक भी गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आ गए ताकि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा हमें क्या पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो गहरी कुंड या नाली विधि होता क्या है, एक डीप फ्लो बना दिया जाता है, वही फ्लो मेथड्स होता है, क्यारियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन उसका क्या करते हैं थोड़ा डीप बना दिया जाता है, गहरा बना दिया जाता है। ठीक है, इस विधि का आमतौर पर पंक्तिबंद फसलों एवं सब्जियों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया। देखो आपने जायद की फसलें बोई होगी, जायद में आप मतलब ये सब्जियां वगैरह बोते हो, तो उसमें थोड़ा क्या होता है कि जो भी फ्लो बनाते हो उसका थोड़ा डीप बनाते हो। रीज़न क्या है, एक तो आपका पानी थोड़ा, देखो गर्मियों में पानी की नीड ज़्यादा होती है। ठीक है, और लू वगैरह जब फसलें आती है थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उनसे भी बचा जा सकता है। इनके लिए देखो यहाँ लिखा है कुंड विधि बलुई मृदा के अतिरिक्त सभी मृदा। बलुई मृदा मैंने आपको पहले भी बता दिया। आपको अगर पूछे स्पेसिफिक रीज़न पूछे, क्या रीज़न है कि बलुई मृदा में हम फ्लो मेथड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगला है कि ये विधि जड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त है, जैसे गन्ना है। देखो गन्ने को बोओगे आप डीप होगा, बहुत ज़्यादा एडवांटेज गन्ने के लिए ये भी बन सकता है कि आसानी से गिर नहीं सकता। ठीक है, एक सीधा ज़मीन पर आपने गन्ना बो दिया तो उसे गिरने का डर रहता है, लेकिन आपने डीप फ्लो बनाकर बोया है तो कुछ टाइम तक तो वो अंदर रहेगा ना, तो गिरने की वो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, आलू में भी आप ऐसा कर सकते हैं, आलू में ऐसा करते हैं तो थोड़ा एडवांटेज मिलता है प्रोडक्शन में भी। ठीक है, उसके बाद में मूली में कर सकते हैं, सलजम है, शकरकंद है, यानी कि जड़ वाली जितनी भी जो क्रॉप्स आपको मिलती हैं उनमें आप गहरी कुंड यानी कि डीप फ्लो या ट्रेंच मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करता हूँ मैं सर्ज विधि के बारे में। तो सर्ज विधि गुरुत्व जल पर आधारित है। गुरुत्व जल मतलब जो पानी नीचे 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 नीचे, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, नीचे खींचना। ठीक है, उस पर आधारित है। ये सिंचाई की ऑन ऑफ मोड पे। देखो होता क्या है, ऑन ऑफ मोड का मतलब समझो आप, ये आपने एक मेथड्स चल रहा है आपका। ठीक है, आपने क्यारियाँ बना दी, पानी की अलग से पानी देना है। मान लो आपने एक क्यारी यहाँ बना दी, एक क्यारी यहाँ बना दी। ठीक है, तो ऑन ऑफ का मतलब होता है यहाँ से जिस इस क्यारी में आपको पानी देना है तो ऑन कर दिया, जैसे ही आपने सर्ज ऑन किया तो उसमें पानी चला गया। ठीक है, उसके बाद में अगली में देना है तो ऑन कर दिया और उसको वापस ऑफ कर दिया, ये मेथड चलता है, उसी सर्ज विधि कहते हैं। बहुत आपको ध्यान क्या रखना, सर्ज का मतलब थोड़ा सर्ज से सीधा कॉन्टैक्ट करो, किससे, स्विच से। स्विच में क्या करते हैं, ऑन ऑफ। ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है चालू करना, और ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद करना। तो ऑन का मतलब अगर किसी में पानी देना है तो उसको ऑन कर दिया, और उसको पानी देकर अगले में जब पानी करते हैं तो उसको ऑफ कर देते हैं। यही मेथड है, बहुत ईजी है, कुछ ध्यान नहीं रखना है और इतना डीप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ध्यान रखना होता क्या है और इस मेथड्स को क्या कहते हैं। सर्ज मेथड्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगले मेथड्स के बारे में बात करूँ तो वो होता है आपका टाइफॉन। देखो टाइफून में क्या होता है, ये विधि बूंद बूंद सिंचाई का रूपांतरित है। ये विधि महाराष्ट्र में गन्ने की फसल के लिए प्रचलित है। अब देखो आप समझो कि भाई सतही सिंचाई होती है, सरफेस में तो पानी ज़्यादा देते हैं, डीप का कैसे रूपांतरित। इसका मतलब ये है कि आपने कोई क्यारी बना दी और उसी जैसे डीप में क्या करते हैं, मतलब ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, अलग अलग जो बूंद बूंद सिंचाई होती है उनमें हम क्या करते हैं, पाइपें बिछाते हैं, अलग अलग बूंद बूंद पानी टपकाते हैं। इसमें ऐसा नहीं करते, एक पाइप को खुला छोड़ दिया जाता है, अलग अलग पानी अलग अलग दे दिया जाता है। क्लियर है। अब ये थे हमारे सतही सिंचाई यानी कि सरफेस मेथड। सरफेस मेथड्स में हमने 7 मेथड्स अलग अलग पढ़ लिए हैं। टाइफून हमने पढ़ लिया है, सर्ज मेथड्स हमने पढ़ लिया है, डीप फ्लो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फ्लो हमने पढ़ लिया है, रिंग बेसिन हमने पढ़ लिया है, चेक बेसिन हमने पढ़ लिया है। ये चीज़ें इसमें हमने पढ़ ली है। फ्लो मेथड्स इसमें फ्लड इरिगेशन इसमें हमने पढ़ लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका बात करूँ मैं सरफेस इरिगेशन में तो आपका आता है फ्लड इरिगेशन और चेक बेसिन। ठीक है, चेक बेसिन और फ्लड इरिगेशन आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में सर्ज टाइफून वगैरह इसमें थोड़ा थोड़ा आपको देख लेना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सब सरफेस, जिसे अधोसतही सिंचाई की विधि कहते हैं। अधोसतही
या सब सरफेस का मतलब देखो, बहुत इजी वे में माइंड में लेके आओ दोस्त, सीधा याद रखो, सब सरफेस, सरफेस के नीचे होगा अधोसतही, ज़मीन के अंदर, हिंदी में समझो अधोसतही ज़मीन के अंदर, इंग्लिश समझो सब सरफेस, यानी कि जो भी सरफेस लेयर होती हैं उनके नीचे, ठीक है। अब करते क्या हैं कि जैसे मान लो कोई नारियल वगैरह ऐसी जो भी 5, 7, 8, 10 साल तक चलने वाली क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, कर्नाटका में नारियल वगैरह में ये मेथड्स अपनाए जाते हैं जो आगे आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक ज़मीन, जैसे मान लो हमें नारियल का गार्डन तैयार करना है या नारियल लगाना है, ठीक है, तो उससे पहले 2-3 फीट 3-4 फीट तक की ज़मीन को गहरा खोद दिया, उसमें क्या करते हैं, पाइप बिछा देते हैं। पाइप में से मान लो जैसे ये आपका एक पाइप निकल रहा है, ठीक है, अब ये पाइप कहाँ काम करेगा, सीधा सीधा यहाँ नारियल आपको लगाना है, एक इसके पास लगाना, एक इसके पास लगाना, जितने भी जो आपको पाइप दिख रहे हैं इन पाइप के पास में आपका प्लांट लगेगा और इसमें क्या करते हैं, ये पाइप मतलब सीधा पानी देते जाते हैं। देखो इसके एडवांटेज बहुत कम है, आप समझते हैं 2-3 एडवांटेज, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर पाइप ख़राब हो गया तो कितनी मेहनत लगेगी, पूरा मतलब एक प्लांट ख़राब हो जाता है, तो इसमें थोड़ी ये चीज़ें अब देखने को मिलती है ना, तो ये समझने वाली चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें पानी कैसे मिलता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ये प्लांट के नीचे छोड़ दिया जाता है और सीधा सीधा पानी आपको प्लांट को मिल जाता है। भूमि से 1 से 3 फीट नीचे गहरे छिद्रित पाइप बिछाकर सिंचाई करते हैं। यह बहुत महंगी विधि है, मैंने पहले भी बता दिया भाई, इसके एडवांटेज बहुत कम मिलने वाले हैं, डिसएडवांटेज कम प्रचलन में है, क्योंकि एक तो महंगी है, तो इतना हाई कॉस्ट हर कोई इस पर नहीं खर्च कर सकता है, ठीक है। देखो किसी पे पैसे खर्च करने के लिए वही तो होना चाहिए ना कि कितनी आमदनी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें होती है। ऐसा कोई किसान है नहीं कि पहले इतना खर्च करके आगे ऐसी विधियाँ स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जिनके पास में पैसों की कमी नहीं होती है और जिनको हाई प्रोडक्शंस लेना होता है, ये डेली के प्रॉब्लम्स नहीं देखने चाहते हैं, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशंस वाली क्रॉप लगानी होती है, तो उस सिचुएशंस में क्या करते हैं, इस मेथड्स का यूज़ करते हैं। मोस्टली मैंने आपको बताया था कि ये मेथड्स है कर्नाटका में नारियल्स के गार्डन में यूज़ किया जाता है और हिमाचल प्रदेश में सेब के उद्यान में ये विधि प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। इस प्रणाली में पानी मृदा की सतह पर न देकर अधोसतही में दिया जाता है, मतलब पानी को सरफेस पे नहीं छोड़ा जाता है, पानी को ज़मीन में ही दिया जाता है। ज़मीन से ही सीधा पानी क्या करता है, रूट जोन में, प्लांट्स की रूट जोन में पानी चला जाता है। क्लियर है। तो इसका एक एडवांटेज की बात करें तो कि जो भी स्टेम के मतलब तने पर लगने वाली व्याधियाँ होती हैं उनसे हम बच सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी अधोसतही या बात करते हैं सब सरफेस मेथड्स के बारे में, तो आपका सब सरफेस मेथड्स हैं वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एयर इरिगेशंस, वायवीय सिंचाई के बारे में। वायवीय सिंचाई जिसमें हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे फव्वारा सिंचाई विधि, बहुत प्रचलित विधि है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, काफ़ी उसको थोड़ा डीप में भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे रेनगन के बारे में। रेनगन के बाद में अगला हमारा आएगा माइक्रो इरिगेशंस, उसके बाद में आर्टिफिशियल कुछ मेथड्स हैं, मतलब आधुनिक विधियाँ जो अपनाई जाती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने सतही पढ़ लिया, उसके बाद में अधोसतही पढ़ लिया। नंबर 3 पे आते हैं वायवीय विधि, जिसका नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं फव्वारा सिंचाई विधि, ठीक है। फव्वारा सिंचाई विधि का आविष्कार है वो आपको बता दें तो इजराइल से हुआ है, ठीक है। भारत में फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई सर्वाधिक राजस्थान में की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अंडुलेटेड एरिया है वो राजस्थान में है, और इसका मतलब मेन पर्पज़ है कि अंडुलेटेड जितना भी एरिया है उसमें फव्वारा विधि अपनाई जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज उनका वही होता है, ठीक है। उसके बाद में से वाटर, पानी की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। राजस्थान में वैसे भी पानी की कमी है, एरिया अंडुलेटेड है, तो सीधा सा माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, राजस्थान और हरियाणा में सबसे ज़्यादा फव्वारा विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन राजस्थान टॉप मोस्ट में है। और अगर आपको पूछे कि राजस्थान में जेईटी के एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो नोट डाउन कर लेना, मैंने इसमें ऐड नहीं किया पॉइंट, तो क्वेश्चन पॉइंट ऐसा है आपके कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक फव्वारा विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर आएगा झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले में फव्वारा विधि का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो ज़्यादा पीएच मान वाली
मृदाओं में फव्वारा विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? फव्वारे का मतलब होता है भाई सरफेस पे पानी देगा, सरफेस पे पानी देगा। जैसे मानो कि कोई पानी हम दे रहे हैं तो उसमें राजस्थान में सबको पता है कि साल्ट ज़्यादा होता है पानी में, लवणीय पानी होता है, ठीक है। तो साल्ट होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि ऊपर जम जाते हैं, मृदा की सतह पर साल्ट जम जाते हैं। तो सतह क्या होती है? हार्ड हो जाती है, कठोर बन जाती है। कठोर बनती है तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है उस पर सीधा इफेक्ट डालता है ना। तो इसी वजह से जो ज़्यादातर मतलब लवणीय मृदाएँ होती हैं उनमें कम यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में सारी जगहों पर लवणीय मृदा होती, कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे लवणीय मतलब जल होता है, उनसे सिंचाई की जाती है। लेकिन उसमें भी जिप्सम वगैरह का प्रयोग करके कुछ ना कुछ करके, क्योंकि पानी नहीं है तो पानी को बचा कर कैसे सेव वाटर करके कैसे भी करके उसको फव्वारा विधि में ही यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर कोई अदर्स मेथड लगाते हैं तो उसमें पानी की ज़्यादा खपत होती है और उतना ज़्यादा पानी है नहीं। और बात करें ड्रिप, तो ड्रिप हर क्रॉप्स में सूटेबल है नहीं और बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली मेथड्स होता है, ठीक है। आगे ड्रिप पढ़ेंगे उस टाइम देख लेना क्या क्या उसमें पढ़ना है। तो इसमें होता क्या है कि आर्टिफिशियल रूप से जैसे बारिश कैसे होती है उसी प्रकार पौधों को पानी देते हैं। तो इसमें लिखा है कि यह विधि, इस विधि में दाब के साथ में वर्षा के रूप में पौधों को पानी उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे प्रेशर्स होता है। ऐसा नहीं है पानी सीधा सीधा छूटा, हाई प्रेशर्स होता है। आगे बता देंगे 2.5 से 4.5 के समथिंग आपका इसका प्रेशर्स लगता है, ठीक है। कितना पानी ये निकालती है, चीज़ें सारी की सारी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये विधि काली मृदाओं को छोड़कर सभी मृदाओं में उपयोग की जाती है, मुख्यतः बालू मृदाओं में। और बालू मृदाएं राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है और राजस्थान में ही किया जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ के काली मृदाओं में यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। देखो काली क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है तो हाई वाटर की नीड होती है, तो फव्वारा विधि इतना पानी उसको प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। इज़ इट क्लियर? ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट है कि उबड़ खाबड़, मैंने पहले ही आपको बता दिया, अंडुलेटेड भूमि में इसका प्रयोग किया जाता है। सरफेस इरिगेशंस के कंपैरिजन किया जाए, सरफेस इरिगेशंस का यानी कि सतही विधि की तुलना में 25 से 50% पानी की बचत होती है, ठीक है। इस विधि में सिंचाई क्षमता 80 से 85% होती है, ठीक है। इरिगेशंस कैपेसिटी भी आप समझ चुके हैं। इसमें पानी का डिचार्ज 100 लीटर प्रति आवर होता है, सॉरी 1000 लीटर। डिचार्ज का मतलब आप समझते हैं, सीधा समझो। यूनिट डिचार्ज का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में कभी पढ़ा? अरे भाई यूनिट डिचार्ज का मतलब क्या होता है? योनि से पानी निकलना, समझो। अब बायो पढ़ोगे उस टाइम डिचार्ज का मतलब पढ़ लोगे, तो उसी में डिचार्ज यहाँ लेके आओ कि कितना पानी 1 घंटे में बाहर निकाल सकता है। समझ गए ना? उस डिचार्ज के बारे में नहीं जाना, ज़्यादा डीप मत सोचना। मैंने आपको फॉर एग्जांपल अच्छे से समझ आने के लिए, क्योंकि यहाँ चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं और आप इजी वे में इन चीज़ों को समझ सकते हैं, इसलिए ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। फव्वारा संयंत्र में जो इसका प्रेशर्स होता है वो 2.5 से 4.5 kg प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। फव्वारा विधि पानी की फव्वार होती है। फव्वार का मतलब पानी जो गिराने का काम करता है वो कौन करता है? नोज़ल करता है। इसीलिए फव्वारा विधि में नोज़ल को स्प्रिंकलर का हार्ट कहा जाता है, यानी कि फव्वारे का जो हृदय है वो किसको कहा जाता है? नोज़ल को कहा जाता है। सतही सिंचाई विधि की तुलना में 40% पानी की वृद्धि होती है। मूंगफली, कपास, अन्य फसलें जैसे फूल गिरने के लिए भाई देखो, सबसे इसका बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी कोई क्रॉप्स हैं, एक तो फ्लावरिंग स्टेज पे आएगी तो उस टाइम पे उस पर थोड़ा फूलों को गिराने के लिए सहायक है, फूल गिरा देगा, ठीक है। उसके बाद में रही बात कि इस विधि का मतलब कपास वगैरह, मूंगफली वगैरह इनमें थोड़ा यूज़ नहीं कर सकते, फूल गिर सकते हैं और हाई मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती हैं, उनमें ये विधि उपयुक्त नहीं है। आपको अगर पूछे विच इज़ द फ्लोइंग डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन से हैं डिसएडवांटेज है, तो खुद माइंड में आना चाहिए भाई कि एक इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उनमें हम स्प्रिंकलर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फूलों को गिरने से बचाने के लिए उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसका हाई कॉस्टली आती है, लेबर की नीड होती है। तो
भाग टूटने का जो भी खर्चा होता है वो अलग से लग जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी होगी, ठीक है। मे बी 40-45 मिनट की क्लास बन सकती है, क्योंकि मेरे को सिंचाई से मेथड है वो इस क्लास में आपको कवर अप करवाने हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया है कि फसलों पाले और उच्च तापमान की फसल उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और बचाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाले से बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेथड्स की बात करूं तो वो आता है आपका फव्वारा विधि। देखो, मान लो कि पाला गिरना है, उस रात को आपने फव्वारे चला रखे हैं, तो उसमें वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होगा, तो एटलीस्ट उसमें ऑब्वियसली है, सीधी से सोचने की बात है, काम एटलीस्ट पाले का ख़त्म कर देता है। नहीं गिरेगा पाला, क्योंकि प्लांट्स की जो लीव्स होती है उस पर ऊपर वाष्पोत्सर्जन की मात्रा होती है, प्रचलित पूर्ण रूप से होती है, ठीक है। तो उसमें पाला नहीं गिर सकता है, पाला सीधा जाएगा। पानी, जब पाले सबसे ज़्यादा कब गिरते हैं, जब पानी की नीड नहीं होती। पत्तियों को अब पानी मिलेगा तो वो क्या आप देखते नहीं हो, भाप के रूप में पानी निकलता जाता है। मान लो आपको रात में कोई फव्वारा विधि में सिंचाई की है और सुबह आप देखो, पाला भाई गर्मियों में पड़ता नहीं, सर्दियों में पड़ता। लू से भी बचाया जा सकता है, लू चलती है तो अगर आप किसी की पत्तियाँ वगैरह भिजो के रखते हो तो वो जलती नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपका एडवांटेज है, किसका, स्प्रिंकलर मेथड का। तो आप सुबह उठते हो, रात को पानी चलाकर सुबह उठकर जब आप देखते हैं तो आपको ऐसे निकलता है ना कि यहाँ जो भाप बनकर निकल रहा है, ठीक है, वो हो रहा। उसकी वजह क्या है कि वो कोहरे को, मतलब पाले को नहीं गिरने देता, ठीक है। हानि क्या है, रोगों का संचरण है, डेली पानी गिरेगा। पुष्पन अवस्था में सिंचाई के लिए अनुपयोगी विधि है तेज़ हवाओं में। देखो, मान लो हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, आपने इस हिसाब से स्प्रिंकलर लगा दिया, पानी पूरा का पूरा उस साइड जाएगा क्योंकि हवाएं उस साइड चल रही है, ठीक है। या फिर कोई जो हाई मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली जितनी भी जो क्रॉप्स होती हैं उनमें अगर आप ये यूज़ करते हो, ये मेथड्स यूज़ करते हो, तो उसका सीधा सा आपका एक डिसएडवांटेज आने वाला है कि फसलों को गिरा देगा, ठीक है। ये चीज़ें अब 2-3 नोट्स के बारे में पॉइंट आपको पढ़ने हैं। देखो, स्प्रिंकलर उच्च दबाव की विधि है जिसका जो प्रेशर्स हैं वो 15 पाउंड प्रति इंच होता है, ठीक है। यानी कि भाई स्प्रिंकलर मेथड्स हैं, इसमें दबाव बहुत ज़्यादा लगाना। एक टर्म्स आता है, स्टार लगा के लिख लेना, LEPA, लो एनर्जी प्रिसेंस एग्रीकल्चर, यानी कि कम ऊर्जा परिशुद्ध खेती, प्रीसिएशंस एग्रीकल्चर, लो एनर्जी प्रीसिएशंस एग्रीकल्चर, कम ऊर्जा परिशुद्ध खेती जो फव्वारा विधि से संबंधित है। कम ऊर्जा की और एक शुद्ध खेती की ज़रूरत होती है, ठीक है। फव्वारा विधि में सामान्य पाइप की लंबाई है 6-6.25 मीटर से लेकर 20 फीट तक होती है। 20 फीट आप समझते हैं, 20 फीट मतलब 6 मीटर हैं, तो 1 मीटर में 3.25 फीट के समथिंग होता है, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। एक पाइप होता है, सामान्य पाइप की बात करता हूँ, वो मैं कितना होता है, 20 फीट के समथिंग होता है, ठीक है। स्प्रिंकलर के भाग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लेना कि स्प्रिंकलर के भाग हम सबसे पहले तो लेते हैं पंपिंग यूनिट्स को, जिसमें शक्तिशाली पंप लगाते हैं। ऊर्जा की खपत अधिक होती है, इसलिए थोड़ा शक्तिशाली मतलब एनर्जी वाले पाइपों की ज़रूरत होती है, ठीक है। पाइपलाइन है, पाइपलाइन में देखो एक तो होता है मुख्य पाइप और एक होता है आपका सहायक पाइप, ठीक है। एक यानी कि मेन पाइप और एक होता है लेटरल पाइप, ठीक है। तो मेन पाइप होते हैं वो आपका पॉलीवाइनल क्लोराइड जैसे PVC, फेरस यानी कि लोह कहते हैं, लोह का पाइप भी बना होता है, PVC का पाइप भी बना होता है, स्टील का पाइप भी बना होता है। मेन लाइन होती है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सहायक पाइप यानी कि लेटरल पाइप की बात कर रहा हूँ, तो वो होते हैं मुख्यतः लंबवत पाइप होते हैं, यानी कि ऐसे सीधे होते हैं, वो प्लास्टिक वगैरह इनसे ही बने होते हैं। अब देखो राइजर्स क्या होते हैं, राइजर्स समझो आपका यहाँ पाइप है, उससे ऊपर कितना स्प्रिंकलर को आप ऊपर लगा रहे हो, उनके बीच में जो एक डंडी लगी होती है उसे राइजर्स कहते हैं। देखो राइजर्स की यहाँ लंबाई बताई गई है 60 to 90 सेंटीमीटर। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब क्या है, नोज़ल को इजी वे में चलने के लिए, रोटेट होने के लिए उन्हें थोड़ा क्रॉप से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा 90 सेंटीमीटर तक का राइजर्स यूज़ ले लेते हैं। लेकिन जो मतलब 1 फीट के बाद
1 फीट तो जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, 1-1 फीट तक जिसकी हाइट होती है, तो उनमें राइजर्स होते हैं वो 60 सेंटीमीटर तक भी यूज लिए। वो मैंने आपको अलग से नहीं बताए हैं, वो क्रॉप वाइज डिसाइड मतलब होते हैं कि किस क्रॉप में राइजर्स होता है, कितना सेंटीमीटर का यूज़ देते हैं, लेकिन इतना डीप में आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको इतना ध्यान रख लेना, खड़े पाइप होते हैं, राइजर्स वही होते हैं जो आपको पाइपों के ऊपर सीधा स्प्रिंकलर आप लगाते हैं, तो उनकी जो लंबाई होती है वो 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती। 2 राइजर्स के बीच की दूरी होती है 10 से 12 मीटर, यानी कि भाई एक पाइप को छोड़ दिया, एक पाइप 20, यानी कि 2 पाइप की दूरी, एक पाइप ये लगा है, ठीक है, यहाँ एक आपका राइजर्स लग गया, यहाँ पाइप सीधा हो गया मतलब 20 फीट का, उसके बाद में आगे वाले में राइजर्स और लग गया, ठीक, क्योंकि इस तक पानी ये पहुँचा देगा और इस तक पानी ये पहुँचा देगा, ठीक है। लेकिन जहाँ थोड़ी हाई वाटर की नीड होती है उस टाइम इसकी जो 2 राइजर्स के बीच की जो लेंथ है उनको कम कर दिया जाता है, लगभग 6 मीटर तक ले जाते हैं, 20 फीट के पाइप तक ले आते हैं, क्योंकि पानी है प्रॉपर रूप से डबल उनको मिल पाए, ठीक है। ये देख लो आप स्प्रिंकलर किस हिसाब से सिंचाई करता है पौधों को। वैसे ही बेसिकली फार्मर्स हैं उनको सब पता है स्प्रिंकलर क्या होता है, फव्वारा विधि क्या होती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बताया था कि फव्वारे का जो हृदय है वो नोज़ल कहलाता है, स्प्रिंकलर का जो हार्ट है नोज़ल कहलाता है। अब देखो नोज़ल क्या होता है, जहाँ से पानी बाहर निकलता है फव्वारे से, एक आपकी उसमें स्प्रिंग लगी होती है, एक आपका ट्रिप होता है उसमें, ठीक है। ये आप अच्छे से इसको देख लो, ये आपका स्प्रिंकलर है। तो देखो आप इसमें एक मिनट ये देखो डिफ्लेक्टर साइड, यानी कि जो फव्वारे को घुमाता आगे से, एंटी एक्सेप्लेस आर्म, डिफ्यूज़र पिन, नोज़ल, ट्रिप, ठीक है, फ्रिक्शन कॉलर्स, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपके स्प्रिंकलर में होती है। नहीं पूछ लेगा दिस इज़ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ स्प्रिंकलर निम्न में से, या फिर पूछ लेगा फव्वारे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फव्वारे का हृदय है वो किसको कहते हैं, नोजल्स को कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर है ना, कवर कर लोगे अच्छे से। तो हम बात करते हैं अगले मेथड्स के बारे में। अगला बात करता हूँ मैं, रेनगन आता है। तो रेनगन में एक सेकंड, रेनगन से सिंचाई करना एक तरह की तकनीकी है। रेनगन एक उपकरण है, इसे स्टैंड के सहारे 45 से 180 डिग्री के कोण पर उस स्थान पर खड़ा कर दिया जाता है जहां सिंचाई करनी होती है, और इसका दूसरा हिस्सा पानी आने वाले पंप सेट से जुड़ा होता है। ये देखो आपको इस डायग्राम से समझना है, कुछ नहीं करना। रेनगन मेथड होता क्या है, ठीक है। तो रेनगन में सीधा आप एक पाइप 45 से 180 डिग्री के कोण पर खड़ा कर दिया जाता है, जो एक बहुत लंबे एरिया में पानी को एरिया को कवर करता है और उसमें पानी को पहुंचाता है। वर्षा के समान सिंचाई होती है, ओवरहेड सिंचाई भी इसे कहते हैं। ये चीज़ें आपको रेनगन में ध्यान रखनी है। ये देखो रेनगन से सीधी सिंचाई हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो हमने सबसे पहले सतही सिंचाई पढ़ ली, उसके बाद में अधो सिंचाई पढ़ ली, उसके बाद में वायवीय के हमने 2 भाग पढ़े थे। वायवीय के सबसे पहला भाग हमने पढ़ा था फव्वारा विधि, दूसरा नंबर पे पढ़ा था रेनगन मेथड्स। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म सिंचाई, जिसे हम माइक्रो इरिगेशंस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मेथड्स निकल के आता है, नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम ड्रिप इरिगेशंस, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई, या इसका एक और नाम है जिसे हम ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाते हैं, ठीक है। यह सिंचाई की पद्धति है वो इजराइल से डेवलप की गई है। इसका आविष्कार है वो सिमका ब्लांस ने किया था, ठीक है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली सिंचाई की न्यूनतम विधियाँ सब्जियाँ एवं फल वृक्षों में उपयोग की जाती हैं। ये एक मतलब सिंचाई की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, जिसका प्रयोग पानी की कमी और लवण की समस्या वाले स्थानों पर बहुतायत रूप में किया जाता है। कल क्या इसी क्लास में स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब मैंने आपको फ्लड इरिगेशंस पढ़ाया था कि साल्ट को दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें जहाँ साल्ट ज़्यादा होते हैं इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सीधा रूट जोन पे पानी डालता है, सीधा रूट में जाता है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट करता नहीं, ठीक है। इस विधि में पानी आर्थिक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें गहरी टपकन और कम सतह वाष्पीकरण की वजह से जल हानि बहुत कम होता है, ठीक है। बूंद बूंद सिंचाई
जल की कमी वाले क्षेत्रों, उबड़ खाबड़ या खड़ी ढलान वाली स्थलीय कृतियों, कम मिट्टी की गहराई वाले क्षेत्रों जहाँ श्रमिक शक्ति बहुत महंगी हो और फसल का मूल्य ज़्यादा हो, उनके लिए सर्वोत्तम एवं उपयुक्त मेथड्स माना जाता है। ठीक है भाई, समझ नहीं आ रहा इतना क्या पढ़ दिया, सीधे से ध्यान रखो। जहाँ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, पानी कम है, अच्छा प्रोडक्शन लेना है, अच्छी देख रेख कर सकते हैं, पहले से थोड़ा पैसे खर्च कर सकते हैं, वैसे सब्सिडी वगैरह मिल जाती हैं। अगर आपको थोड़ा ड्रिप इरिगेशंस के बारे में किसी को लगाना ही हो और ड्रिप इरिगेशंस के बारे में जानना तो मुझे बता देना। ठीक है, अगर ड्रिप इरिगेशन आप लगाना चाहते हैं तो इसमें सब्सिडी वगैरह मिलती हैं, जिसमें मैं आपको पूरी चीज़ें एकदम कवर कर दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखो, इसमें पानी डिस्चार्ज के लिए ई मीटर्स या जिसे ट्रिंकल्स कहते हैं, ये मुख्य घटक होते हैं। मैंने आपको बताया डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, यूनिट डिस्चार्ज याद करो, पानी का टपकन, यानी कि जब पानी कहाँ से टपकते हैं, ई मीटर्स लगे होते हैं। इतना आपको डीप में नहीं पढ़ना है। जब आप बीएससी में जाओगे, आप इस ड्रिप इरिगेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें एक एक पार्ट पढ़ोगे, ई मीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताएगा। जो वाटर टैंक होता है ना, वाटर टैंक से जब कैप तक पानी जाता है, उसमें पाइपों के बीच में क्या क्या लगाए जाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, जो पानी टपकता है, पानी डिस्चार्ज होता है, पानी निकलता है, उस जगह को क्या कहते हैं, ई मीटर्स कहते हैं। ये ई मीटर्स इसका मुख्य घटक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ठीक है, ड्रिप सिंचाई पद्धति में 1 से 8 लीटर ड्रिपर। अब देखो कितना ज़्यादा पानी फव्वारा विधि से इसमें बचता है, सोचने की बात है ना भाई। 1 से 8 लीटर ड्रिपर, एक ड्रिपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फव्वारा एक होता है, वो थोड़ा अलग हो जाता है मेथड्स, लेकिन थोड़ा सोचने की फव्वारा विधि से पानी इसमें बहुत कम लगता है। बूंद बूंद सिंचाई में जल घुलनशील उर्वरक, फर्टिगेशंस। आपने फर्टिगेशंस सुना है ना, फर्टिगेशंस, व्हाट इज़ फर्टिगेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बता दूंगा फर्टिगेशंस होता क्या है। फर्टिगेशंस का मीन्स होता है कि आप जितने भी जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनको जल के साथ में घोल कर क्रॉप्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ड्रिप सिंचाई में जो उसका प्रेशर्स है वो 1.5 से 2.5 kg, यानी कि एज कंपेयर बात करूँ मैं स्प्रिंकलर से, तो स्प्रिंकलर का जो प्रेशर्स था वो था 2.5 से 4 kg प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका सेंटीमीटर 1.5 से 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मैं बात करूँ इस विधि की सतही सिंचाई विधि की तुलना में 50 से 70% पानी की बचत होती है। इस विधि में सिंचाई जल की उपयोग दक्षता 90 to 95% होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो बार एग्जाम में पूछे गए ये दोनों पॉइंट है, यानी कि आपको ध्यान रखना 70% के अबव ही इसमें पानी बचता है। किसके कंपैरिजन में बात करूँ, सतही सरफेस मेथड्स के कंपैरिजन में। उसके बाद में इसकी जो जल उपयोग दक्षता है वो 90 to 95% होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ ड्रिप। ठीक है, तो ड्रिप की क्या क्या एडवांटेज है, तो पौधों की वृद्धि और उपज में बढ़ोतरी, पानी, श्रम व ऊर्जा की बचत। देखो एक बार आपने, हाँ मानते हैं डिसएडवांटेज हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लगता है, हाई कॉस्ट, लेकिन एक बार आपने अगर ड्रिप मेथड्स की विधियों में पाइपें वगैरह लगा दी, क्या इसमें बार बार उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की ज़रूरत रहती ना, नहीं ना। तो ये हो गया कि श्रम व ऊर्जा की बचत होती है, पौधों की वृद्धि, उपज में बढ़ोतरी होती है। समस्याग्रस्त मर्दों के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त विधि मानी जाती है। 10 स्टार पॉइंट है। समस्याग्रस्त मृदाओं के लिए सिंचाई की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? अगर आपको ड्रिप दे तो ड्रिप इसका करेक्ट आंसर है, वरना आपका फ्लड इरिगेशन होता है। मैंने आपको कल भी बताया कि फ्लड इरिगेशन से जितने भी जो आपके साल्ट होते हैं उनको नीचे भगाया जाता है। क्लियर है। खरपतवारों का बेहतर नियंत्रण कृषक क्रियाओं के लिए बहुत उपयुक्त एवं सरल संचालन है। देखो वीड्स नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि स्प्रिंकलर हैं या फिर दूसरे जो भी मेथड्स हैं उनमें हम पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो खरपतवार भाई उगने हैं ना। देखो जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ प्लांट नहीं लगा होता, उसी जगह पे पानी गिरेगा, तो उस जगह पे पानी गिरेगा तो क्या है, सीधा सा वीड उगेगा ना, यही है। और तो भाई कुछ ना कुछ तो पानी जब आप दोगे तो उगेगा। आप देखो खाली जगह पड़ी है, जब तक बारिश नहीं होगी तो उस पर कुछ नहीं उगेगा, जब बारिश होगी तो पूरा हरा भरा हो जाएगा। रीज़न क्या है, जब किसी जगह पे पानी डालेंगे तो उस पर वीड उगने हैं। तो वही चीज़ इसमें होती है कि इसमें
बिल्कुल भी फालतू का पानी नहीं दिया जाता है। जहाँ आपका प्लांट लगा होता है उसी स्थान पर पानी दिया जाता है, ठीक है। अगला बात करूँ मैं, उर्वरक एवं अन्य रासायनिक सुधारक व्यक्तिगत अलग अलग पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। देखो, जहाँ आपका प्लांट लगा है वहाँ ही आपको उर्वरक देना है, ऐसे नहीं सीधा आपको छिड़कन विधि से, मान लो आप ब्रॉडकास्टिंग विधि से दे रहे हैं फर्टिलाइजर्स, उर्वरक वगैरह, यूरिया वगैरह, डीएपी वगैरह फेंक रहे हैं कोई भी, तो यूरिया जब आप फेंकोगे तो यूरिया की ज़्यादा खपत होती, बहुत ज़्यादा यूरिया लगेगा सीधे पे। लेकिन जो आपका प्लांट है उनके पास में जब आप यूरिया दोगे, एक तो उसको अच्छे से मिल पाएगा और एक आपका खपत है जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी आपका था वो बच जाएगा, ठीक है। और फर्टिलाइज़रों के रेट सुन के आपके दुकानों के दरवाजे खुल गए होंगे, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि इसके डिसएडवांटेज नहीं है। देखो, डिसएडवांटेज ये है, एक तो इसमें क्लॉगिंग की समस्या पाई जाती है। क्लॉगिंग का मतलब आपको मैं समझाऊँ तो सीधी भाषा में समझो कि जो भी आपका ड्रिपर्स लगा होता है, इमीटर्स लगा होता है, तो उनमें जाके क्या होते हैं, जो साल्ट वाले होते हैं तो साल्ट फंस जाते हैं, उनकी वजह से पानी बाहर नहीं आ पाता है, तो इस इसका डिसएडवांटेज हो गया। लवणीय जल से सिंचाई करने में ड्रिप, हाँ ये तो हो गया। और अब देखो, क्लॉगिंग हो जाती, एक इसका है हाई कॉस्ट लगता, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उस टाइम श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये उसके हो गए डिसएडवांटेज। लेकिन यार क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि मान लो हमारा क्लॉगिंग हो गया तो क्लॉगिंग कैसे, भाई नलकी को छोड़ के तो साफ नहीं कर सकते, तो उसमें क्या करना, अगर आपका लवण जमा है तो उस कंडीशन में आप H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप उसमें एलगी यानी कि शैवाल का जमाव हो चुका है तो उस कंडीशंस में आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके ही उस क्लोनिंग से बच सकते, क्लॉगिंग से बच सकते, ठीक है। ये थी आपका मतलब ड्रिप, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई की विधि लवणीय जल में सिंचाई के लिए प्रयोग विधि मानी जाती है। बहुत अच्छे से जितने भी जो पॉइंट थे मैंने आपके कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपके जो भी ड्रिप मेथड्स का, अगर और भी कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में करना। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है आधुनिक सिंचाई की विधि। अब 1 मिनट में आधुनिक सिंचाई की विधि है वो आप देख लो। एक आपकी विधि है केबलिगेशन। केबलिगेशन में क्या करते हैं, ये एक सिंचाई की स्वचालित विधि है, यानी कि पानी को छोड़ दिया अपने आप विधि चलेगी। देखो भाई, आधुनिक का मतलब है कि पहले से हटकर कुछ नई चीज़ें करना, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं कोरुगेशंस के बारे में। यह कुंड विधि का रूपांतरण है। कुंड विधि आपने देखा, एक कुंड बना दिया, कोरुगेशंस में ही वही करते हैं, आगे आगे पानी छोड़ने के लिए, ठीक है। सर्च इरिगेशंस का स्वचालित विधि है, ऑन ऑफ की श्रृंखला होती है। सर्च इरिगेशंस मैंने आपको सर्च इरिगेशंस में बताया था कि उसमें क्या करते हैं, ऑन ऑफ की श्रृंखला लगी होती है, ठीक है। और एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रल पाइवट सिस्टम, ये ओवरहेड सिंचाई। ओवरहेड सिंचाई भी मैंने आपको पढ़ाई है, अगर आपको पता है तो ठीक है। रेनगन विधि में एक पॉइंट आया था, ओवरहेड सिंचाई का रूप है। ओवरहेड का मतलब होता है सीधा पानी ऊपर से नीचे गिराना, ठीक है। इसमें रसायनों का छिड़काव भी करते हैं। भाई आपने फव्वारा वगैरह ऐसा नहीं देखा, कोई भी जितने भी आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है, या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह, आपने जितने भी केमिकल्स वगैरह हो गए, सीधा अगर आप नहीं देना चाहते हैं, एक किसी में खोल लिया और उसमें सीधा सिंचाई करते हैं। आपने स्प्रे वाली टंकी नहीं देखी है ना, उसी प्रकार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी 4 मेथड्स, क्या होता है, कैब्लिगेशंस, कोरोगेशंस, सर्च इरिगेशंस, सेंट्रल पाइवट सिस्टम। बाकी जितनी भी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दी। अगर आपने फर्स्ट क्लास अभी तक नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास जाके अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगली क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इरिगेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें ड्रेनेज भी पढ़ना है। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था 4 से 5 क्लास में आपका इरिगेशन क्लियर करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस आपके भाई 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत वैल्यू रखता है 2-3 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था। अच्छे से क्लियर करना, अच्छे से नोट्स को पढ़ना, ठीक है। नोट्स से मैंने बताया चैप्टर जब भी कवर होगा पूरा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन खुद से लिखने की ट्राई करना, ठीक है। मिलेंगे किसी नई क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।